अगर आप गलत हो तो अपनी गलती को मान लो, लेकिन अगर आप सही हो तो बिल्कुल शांत रहो। जी हाँ, कहने का मतलब यही है कि अगर आपकी गलती है तो आप तुरंत उसको मान लो। अपनी गलती को मानने वाला बहुत बड़ा इंसान होता है, माफ करने वाले से भी बड़ा हो जाता है। और अगर आप सही हैं तो आप उसको जो है वो डिफेंड ना करें, सिर्फ शांत हो जाइए, चुप्पी साध लीजिए, वनवास ले लीजिए मेरी तरह। नमस्कार। टेस्टी ट्यूसडे के अंदर आपका स्वागत है। कल साइबर मंडे को मैंने आपको 10 चीजें बताई थी, आज जो है वो कंटिन्यू करते हैं और आज भी 10 जबरदस्त चीजें आपको बताने वाला हूं। साइबर फ्रॉड, यूपीआई फ्रॉड और इन सब फ्रॉड से आपको जो है वो कैसे बचना है ऑनलाइन होने वाले स्कैम के अंदर। तो कल के 10 अगर आप नहीं देखें तो जाकर जरूर से देख देना, लिंक मिल जाएगा यार। और मेरा आपसे जो है वो क्या है, रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट शर्मा जी के नाम, जी हाँ, अपने दिन में आप 1 मिनट मुझे दे दीजिए। 1 मिनट के लिए मेरी वीडियो देख लीजिए। अगर आप 1 मिनट कोशिश करेंगे तो मैं आपके लिए 500 मिनट कोशिश करूंगा, जी हाँ, रोज के अंदर। ठीक है जी, चलो फटाफट शुरू करते हैं। ऑनलाइन कोर्स का स्कैम। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में अच्छा काम करते हैं और कोर्स बनाते हैं, और वो जब वो बताते हैं ना कि मैंने कोर्स से 15 करोड़ रुपए कमाए, 20 करोड़ रुपए कमाए, लेजिटिमेट कराए होंगे, मेहनत करके कमाए होंगे, लेकिन भैया स्कैमर्स कहते हैं अच्छा ये कमा सकता है तो हम भी कमा सकते हैं। लेकिन ये स्कैमर होते हैं अब बड़ी बड़ी फेस वैल्यू वाले लोग, बहुत सारे लोग होते हैं। और आपने अभी पिछले कुछ दिनों में 2 लोगों के बीच में लड़ाई भी देखी होगी कि भैया कैसे ये अपना कोर्स बेचते हैं और उस कोर्स में होता घंटा ही कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो कोविड-19 के बाद में जो है वो देश डिजिटल हो गया था, हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर और ऑनलाइन क्लासों के ऊपर हो गई थी। तो साइबर वालों ने, साइबर मतलब नहीं, जो वास्तव में अपनी चीज़ों को सिखाना चाहते हैं वो ऑनलाइन पे आ गए थे, डिजिटल हो गए थे। तो स्कैम वालों ने कहा यार हम भी जो है वो स्कैम करते हैं। आज की तारीख में स्कैम क्या होते हैं कि आप वो अपनी जो है वो लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं। यहां पर आपको अगेन लालच, जो स्कैम होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं वो 2 या 3 तरीके से होते हैं। लालच की तरफ से, डर दिखाकर या घबराहट में डालकर, हड़बड़ी में डाल देते हैं आपको। तो यहां पर जो है वो आपको लालच दिखाते हैं कि देखो साहब मैं कितना अमीर हूं, मेरे पास BMW, ऑडी, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, मेरे पास 20-25 करोड़ के घर हैं, ये है फलाना ढिमकाना, रोलेक्स की घड़ियां मैं पहनता हूं। 2 साल से सेम घड़ी पहन रहा हूं मैं, 10,000 रुपए की है, कंपनी ने भेजी थी फ्री की, इसीलिए पहन रहा हूं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको दिखाते हैं देखो साहब मैं कितना अमीर हूं, मैं तो भैया एमिरेट्स में घूमता हूँ, फर्स्ट क्लास में घूमता हूँ हमेशा, सेकंड क्लास तो मैंने कभी देखी ही नहीं। इस तरह के लोग होते हैं जो अपनी अमीरियत को आपको दिखाते हैं और वो आपको अपने कोर्स में जोड़ने, आप भी बन सकते हो रातों रात अमीर। क्या करना है, बस मेरा कोर्स खरीद लो, 10,000 रुपए का ही तो है और मैं आपको कल ही बना दूंगा करोड़पति। जी हाँ, अरे भैया अगर तू इतना ही करोड़पति है, तेरे को मेरे 10,000 रुपए की क्या जरूरत है, फ्री में सिखा देना जो सिखाना है यूट्यूब पे बना के, तेरे कोर्स में क्या हूं क्यों मैं। तो फिर क्या होता है, इस तरह के बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जिनको लगता है कि यार ये इंडिया है और इंडिया जो है लूटने का धन है, लूटने का साधन है, जहां से उनको धन जो है वो मिल सकता है। अंग्रेजों ने वही किया था और आज भी जो है वो स्कैमर्स, इंडिया के स्कैमर्स हैं, वो भी यही कर रहे हैं। तो वो अपनी लग्जरी लाइफ को दिखाते हैं और कहते हैं कोर्स में जुड़। तो आप सोचते हैं कि यार चल ठीक है यार मैं भी अमीर बन जाता हूँ, 10,000 रुपये की तो बात है, मैंने मेहनत से जोड़े हैं, सैलरी में से निकाले हैं, बन जाता हूँ। 10,000 रुपये का जब आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको कोर्स के अंदर भी यही चीज़ें दिखाते हैं। मान लो 3 घंटे का कोर्स है तो 2.5 घंटे तक वो आपको जो है सेम ही चीज़ दिखाएंगे। देखो मेरे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास कितने बंगले हैं, मेरे पास ये है वो है, मैं ऐसे मैं वैसे। काम की धेले की बात वो पूरे 2.5 घंटे में नहीं बताएंगे, आखिरी आधे घंटे में बताएंगे कि आप जो है वो फलाने तरीके का काम करो, जैसे कोई ड्रॉप शिपिंग वाला कर लो, ये वाला बिजनेस कर लो, वो वाला बिजनेस कर लो। उसको कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं बताएंगे, बस ये कर लो वो कर लो, और आपके 3 घंटे बर्बाद और आपके पैसे भी बर्बाद। इस तरह के बहुत सारे कोर्स हैं, कोर्स करवाने वाले लोग हैं जो आपको जो है बर्बाद कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है वो 21, 22, 23 के अंदर स्कैम चला और बाद में 24 के अंदर आकर जो है वो उजागर हो गया। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके 10-10 मिलियन, 25-25 मिलियन है, वो लोग भी ऐसा करते हैं। और वो क्या करते हैं, बहुत लोग तो क्या होते हैं, वैसे बताया लग्जरी दिखाते हैं। कुछ लोग MLM में डाल देते हैं कि आप और लोगों को बकरा बनाओ, उनको लेके आओ, फिर आपको कमीशन मिलेगा। तो इस तरह के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे, हम आपको ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे। अरे भैया सिखाएंगे, भैया जो बंदा वो है ना चैनल वाला, वो खुद LV के कपड़े पहनता है और वो आपको दिखाता है अपनी लग्जरी कि देखो साहब मैं तो 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए यूं ही कमा लेता हूं दिन के बोलता है वो दिन के। तो भैया हमको इस लालच में नहीं आना है। लालच में आने के बाद क्या होता है, सिर्फ नुकसान ही होता है। ये हजारों सालों से यही कहानी है कि लालच में आए और आपका जो है वो कट गया। ठीक है,
तो लालच में नहीं आना है, मेहनत करनी है। जो जेन्युइनली आपको कोई स्किल सिखा रहा है, कोई आपको नॉलेज दे रहा है, वहां पर आप अगर $100 भी लगाते हो ना तो वो आपके लिए फायदेमंद है। जो सिर्फ अपनी जो है वो शानो शौकत दिखा रहा है, आपको जो शानो शौकत दिखा रहा है ना वो आपको पता लग जाएगा कि कैसे लगता है। वो पहले ही आपको शानो शौकत दिखाएगा, मेरे पास ये, मेरे पास वो। लेकिन जो आपको एक्चुअल में लर्निंग देगा ना, वो आपको अपनी लर्निंग से इंप्रेस करेगा। आप लोगों के हाँ यार सच बोल रहा है, मैंने प्रैक्टिस की, मैंने करके देखा, बंदे की बात में दम है। तब आप जाकर उसको जो है वो कोर्स लो और उस कोर्स से फायदा लो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। जी हाँ। अब आता है अगला स्कैम, वर्क फ्रॉम होम। जी हाँ, जॉब वॉब तो है नहीं, पकोड़े तलने वाले को भी जो है वो आजकल क्या कहते हैं, रोजगार ही बोलते हैं। तो इंडिया की अभी ये हालत आ गई है। तो वर्क फ्रॉम होम की जो, हालांकि भैया पकोड़े तलने वाले की तनख्वाह जो है 50,000 60,000 भी होती है। बहुत बार गोलगप्पे बेचने वाले 50-60 हज़ार रुपए कमा लेते हैं एक सैलरी वाले बंदे से ज्यादा। उस अगर नजरिए से देखा जाए ना तो बता रहा हूँ, दोनों नजरिए बता दी मैंने आपको। एक जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट सोचता है कि मैं यार नौकरी करूंगा 50-60 हज़ार की नौकरी मिलेगी, और दूसरा बंदा कहता है छोड़ रहे मैं तो रोज ही कमाता हूं। आपने रील देखी होंगी, इंस्टाग्राम बहुत आती हैं कॉर्पोरेट वेज ओनर वाली, मैं तो कभी भी छुट्टी ले लेता हूँ। और जो जॉब वाला, मुझे तो भैया पूछना पड़ता है छुट्टी मिलती है तो मिल जाती है, वरना नहीं भी मिलती है। चलो, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है वो SMS करके, फोन करके कांटेक्ट किया जाता है, ऐड दिखे कांटेक्ट किया जाता है कि आप जो है वो आ जाओ, आपको जो है वो वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब मिलती है। इसमें क्या करते हैं ये लोग, बड़ी जो है वो फेमस कंपनी का नाम लेते हैं। मतलब आपको IBM, टाटा, TCS, फलाना डिमकाना, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हम आपको जो है वो उनका काम दिलाएंगे, वर्क फ्रॉम होम दिलाएंगे, आपको जो है वो घर बैठे जो है वो काम मिलेगा। तो ये लोग वीडियो कॉल पे आपसे इंटरव्यू भी कर लेते हैं, मेल वेल डालेंगे, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आपको एकदम प्रॉपर तरीके से जो है वो हेलुसिनेट करेंगे। मतलब आपके दिमाग में डाल देंगे भैया सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा है। उसके बाद में आपको बोलेंगे कि आपका जो है आपको ऑफर लेटर भी दे देंगे। आपको लगा भैया नौकरी लग गई एकदम ये। फिर आपको जो है एक दिन कॉल आएगा एडमिन का, वो बोलेगा देखो जी अगर आपको ये जॉब सिक्योर करनी है तो आप जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन, पोजीशन के जो है वो रजिस्ट्रेशन चार्ज दे दो लगभग 10,000 रुपए, और आपको जो है वो लैपटॉप देगी कंपनी, तो उसके लिए भी आप जो है 5,000 10,000 रुपए पे कर दो। आपको लगता है कि भाई साहब इतनी बड़ी कंपनी है, लाखों की नौकरी लगी है, 10-15 हज़ार रुपए क्या बात है, दे देता हूँ, बस कहानी खत्म, कट गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोई फोन नहीं आता, कोई ईमेल नहीं आता, कुछ नहीं, कोई ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटी नहीं होती। आप फोन करके पूछ लो तो आपका फोन नहीं उठाते हैं, आप ईमेल करोगे तो आपको कोई जवाब नहीं आता है। क्या हो गया, कट गया भाई साहब। इसलिए कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके साथ में सेम सिनेरियो होता है तो मैं आपको बता देता हूं कि बड़ी बड़ी चाहे कितनी ही बड़ी कंपनी हो, वो कभी भी आपसे सिक्योरिटी के नाम पे या रजिस्ट्रेशन के नाम पे कोई पैसे नहीं लेती है। हाँ, अगर कोई मिडल है, ब्रोकर है, जैसे मान लो कोई जॉब फॉरवर्ड करने वाला है, फॉरवर्डर है, या कोई एग्रीगेटर है, कैरियर काउंसलर वगैरह है, तो वो लेते हैं अपनी 100-500 हज़ार रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस। मैंने भी दी है एक बार 2008 के अंदर, 100 रुपए दिए थे। उन्होंने कहा 100 रुपए दे दो, मैंने दे दिया। मिल के आया था, मैं उनके ऑफिस में जाके दे के आया था। तो अगर आप पैसे दे रहे हो तो मिलो, जाकर देखो कि भैया इनके पास कुछ है भी। तो 100 रुपए दिए, अगले दिन मेरी नौकरी लग गई थी यूं। कितने रुपए की, 6,000 रुपए की। जी हाँ, 100 रुपए देके 6,000 की नौकरी लगी तो संतुष्ट था कि भैया 100 रुपए दिए, नौकरी लगी है। तो भैया अगर बड़ी कंपनी है, लाखों की सैलरी आपको दे रही है, तो वो कभी आपसे कोई पैसे नहीं मांगते, वो आपको पैसे देती है अपने ऑफिस में बुलाने के लिए। अगर मान लो आपको जो है वो एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है, मैंने भी पहली बार जाना जब मैं बैंगलोर गया था कि साहब इंडक्शन भी कुछ होता है, तो गया 3 दिन। वो पूरे इंडिया से लोगों को बुलाते हैं, वहाँ बताते हैं अपनी कंपनी के बारे में। इंडक्शन प्रोग्राम होता है, गूगल कर लेना, थोड़ा सा टाइम नहीं बताने का। तो 3 दिन उन्होंने वहाँ पे बुलाया, रखा, खाना पीना खिलाया, तो उसके पैसे दिए, आपके आने जाने की फ्लाइट के पैसे दिए। आपको अगर घर ढूंढने में प्रॉब्लम है, नई जगह जा रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको रहने के लिए होटल देती है, टाइम देती है। तो अच्छी कंपनी आपको पैसे देती है और बाद में वो निचोड़ लेती है, अच्छे से बाद में वो निचोड़ लेती है। लेकिन ऐसे स्कैम नहीं करती है कि आपको पहले पोजीशन सिक्योर करनी है और लैपटॉप की सिक्योरिटी देनी है। अगर कोई 1% कंपनी, 99% कंपनी कभी भी आपसे कोई पैसा नहीं लेती। अगर कोई कंपनी लेती है तो वो आपको ऑफिस में बुलाती है, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी हो जाती है, जब आपको लैपटॉप देती है तब कहती है कि आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट का चेक दे दो हमको, या फिर आप सिक्योर करवा दो कि आपके पास ये लैपटॉप है इसलिए ले रहे हैं। तब भी आपके हाथ में लैपटॉप होता है 50-60 हज़ार का, तो आपको लगता है कि यार मेरे पास भी सिक्योरिटी है 50,000 रुपए की, मेरे खा जाएंगे पैसे तो मैं भी लैपटॉप खा जाऊंगा। लेकिन पहले कोई पैसे नहीं लेता है। ठीक है जी, समझ में आ गई होगी मेरी बात। अगला जो है वो है ऑनलाइन यूज प्रोडक्ट सेल। इसमें क्या होता है, स्कैमर आपको जो है वो सामान लेना या फिर देना चाहता है। जैसे अपने ये है ना, कौन से हैं, क्विकर है, OLX वगैरह के जो पोर्टल है जहाँ पे लोग सामान बेचते हैं या खरीदते हैं।
तो पहली बात तो वही है, आपने बहुत सुनी होगी, भैया मैं आर्मी का बंदा हूं, मैं सेना का बंदा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है भैया, अभी फटाफट से पैसे ले लो तुम, और पैसे ले लो और प्रोडक्ट को जो है वो सेव कर लो, मैं बाद में आके जो है पैसे ले लूंगा। भैया तू चाहे सेना का आदमी हो, चाहे तू मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जब तक आएगा नहीं ना लेने, तब तक मैं तेरे से कोई पैसे नहीं लूंगा। और अगर पैसे देने हैं ना तो डाल दे, मेरे से कुछ मत मांग। कैसे, समझने बात को। मैंने आपको कॉल किया कि सर मुझे जो है वो आपका ये सोफा बड़ा पसंद है, 15,000 रुपए का सोफा है, मैं आपको 10,000 रुपए देता हूँ, आप इसको सेव कर लो, मैं 3-4 दिन के बाद मेरी पोस्टिंग खत्म होने वाली, मैं अपने शहर में आके, आपके शहर में आके इसको ले जाऊंगा। आप कहते हो ठीक है भैया, तो मैं कहता हूँ अच्छा मैं एक काम करता हूँ, आप जो है मुझे यूपीआई आईडी दे दो, मैं आपको है ना फटाफट से जो है वो 10,000 रुपए डाल देता हूँ, ठीक है। आप मुझे क्यूआर कोड दे दो आपका, क्यूआर कोड वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा आप अपनी यूपीआई आईडी दे दो, मैं फटाफट से आपको 10,000 रुपए देता हूं, ठीक है। आप दे रहे हो, मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं। वो 3-4 बार आपको बोलेगा कि मैं पैसे दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं, और आपका दिमाग हाँ आ रहे पैसे, आ रहे पैसे, आ रहे पैसे। वो कहता है मैं आपको फटाफट से क्यूआर कोड यहां पर बनाकर भेज रहा हूं, आप जो है फटाफट से उसको एक बार वेरीफाई कर लो कि हाँ ये आपका ही है या नहीं है। आप उसको देखते हो कि हाँ साहब मेरा ही है, आप उसको खोलते हो, उसमें लिखा आता है कि हाँ साहब 10,000 रुपए, आप बोलते हो ले भैया 10 यूपीआई पिन डाला और 10,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए, कट गया। बैंकिंग का सबसे बड़ा नियम है, पेमेंट का सबसे बड़ा नियम है कि आपको अगर पेमेंट चाहिए तो आपको कोई ओटीपी पिन, यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं है। इस बात को दिमाग में डाल लो। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको कोई भी पिन कहीं पर भी डालने की जरूरत नहीं है, चाहे वो एटीएम पिन हो, ओटीपी हो, यूपीआई पिन हो। फिर वो बोलता अरे सर गलती होगी, ये तो मैं आपको देने वाला था, एक काम करता हूं मैं आपको जो दूसरा क्यूआर कोड बना के भेजता हूं जिसमें 10,000 प्लस 10,000 दोनों आपको देता हूं, जो आपकी गलती तरफ से मेरे को आ गए 20,000 रुपए दे दो। आप कहते हो ठीक है भैया 20,000, फिर से पेन टक 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 20,000 भी गए। आप कहते हो अरे यार क्या हो रहा है ये। वो कहता है सॉरी सर मैं बिल्कुल यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, आर्मी की उसमें हूँ, मैं दिमाग खराब हो गया मेरा, गलती हो गई, मैं आपको फिर से बना के भेज देता हूँ 20,000 प्लस 20,000 जो आपके गए 30,000 हो गए, प्लस मैं आपको ये देता हूँ, आप 50,000 रुपए का है, फटाफट से आप ले लो और बुक कर लो। और आप कहते हो ठीक है यार दे दे, कट गया 50,000 रुपए गए। इसलिए कभी भी दिमाग में डाल लो कि आपको पिन पैसे लेने के लिए मरे ही नहीं डालना है, ठीक है। बस ये सबसे बड़ा यहाँ पर है। यहाँ पर वो आपको लालच में फंसा देता है और आप कहते हो पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बस आप तो कहते हो आन दे भैया आन दे। एटीएम कार्ड क्लोन सिस्टम स्कैम, ये भी जो है वो स्कैम होता है, और ये स्कैम जो है थोड़ा रेयरली होता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्कैमर होते हैं ये ऐसा एटीएम ढूंढते हैं जिसके साथ में कोई बैंक की ब्रांच नहीं होती। बहुत सारे एटीएम ऐसे होते हैं और ये लोग जो है वो शाम को या रात को देख लेते हैं जहाँ पर जितनी ज़्यादा मतलब चहल पहल नहीं है, दुकानें वगैरह नहीं है, वहां पर क्या करते हैं जो एटीएम का अपना बॉक्स होता है ना उसके आगे एक फेक बॉक्स लगा देते हैं और उसके अंदर एक पिन होल कैमरा भी होता है। तो मान लो कभी आप वहां से कैश निकालने चले गए और आपने अपना एटीएम कार्ड डाला, पिन डाला, तो ये दोनों चीजों को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। हालांकि वो कार्ड उस वक्त तो उस बॉक्स के अंदर एटीएम मशीन के अंदर चला जाता है और आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, लेकिन जैसे वो कार्ड बाहर निकलता है ना वो कार्ड उस बॉक्स के अंदर फंस जाता है। अब आप सोचते हो कि अरे यार कार्ड फंस गया, ये वो, वहां पर क्या होता है एटीएम के ऊपर नंबर भी लिखा होता है। कई बार ये स्कैमर क्या होता है अपना ही नंबर वहां पे चिपका के चले जाते हैं और आप कॉल करते हो और आप बोलते हो कि मेरा जो है वो कार्ड फंस गया, तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं सर हम जो है वो कल कर देंगे, आप जो है वो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कार्ड बॉक्स कोई निकाल नहीं पाएगा, ये सेफ रहता है। तो आपको लगता है ठीक है बैंक वाला ने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाते हो। अब भैया मजा आता है रात को, वो आते हैं लोग, बॉक्स निकालते हैं, एटीएम ले लिया, पिन होल कैमरा में रिकॉर्डिंग होगी आपकी ओटीपी पिन मतलब एटीएम पिन की भी, तो उनके पास आपका कार्ड और आपका पिन आपके कट गया। क्या हो गया? कट गया। आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा ऐसा, लेकिन कभी भी आप एटीएम मशीन पे जाते हो तो ध्यान से आप चेक करो। आजकल जो नई मशीनें आ गई हैं उनमें कार्ड सीधा अंदर जाता है और वो जो मशीन बॉक्स होता है उसके ऊपर इतना ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, वो बिल्कुल फ्लैट मशीन सी होती है। मेरे को कुछ फोटोज मिलेंगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि सीधा उसके अंदर कार्ड इंसर्ट करना है और आपको फंसना ही नहीं है इस चक्कर के अंदर। और पिन जब भी डालते हो ना आप, तो अपना हाथ लो और अपने हाथ के नीचे डालो, तो उसके ऊपर अगर कोई पिन होल कैमरा होगा भी ना, मान लो कि होता है, तो उसका भी जो चांस यहाँ पे खत्म हो जाता है। आजकल आपने देखो एटीएम के ऊपर पिन के उसके ऊपर कुछ बना हुआ भी होता है, हिडन भी बना होता है, लेकिन फिर भी आप अपना नीचे हाथ यहाँ पे ऐसे रखो। तो यहाँ पर यही तरीका है पैसे बचाने का। और उसके बाद वो आपकी बैलेंस इंक्वायरी करते हैं एटीएम में डाल के, हाँ इतने पैसे हैं चल निकाल सारे, आज निकाल, 12 बजे से पहले निकाल ले और 12 बजे के बाद निकाले, जितनी भी लिमिट होती है सबके सब यहाँ पे खत्म। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे याद आया कि अगर मान लो आपका कार्ड कभी फंस जाता है इस तरीके से एटीएम के अंदर या किसी मशीन के अंदर, और अगर आप उसको नहीं रिकवर कर पाते हो तो आपको तुरंत से जो है वो बैंक के हॉट लिस्टिंग नंबर पे कॉल करना है और अपने कार्ड को ब्लॉक करना है। आपको उस बैंक वाले के भरोसे नहीं रहना है कि उसने बोला है कि वो निकल जाएगा और आप लेना है, ऐसा नहीं करना है। आपको तुरंत से तुरंत आपका जो कार्ड है उसको ब्लॉक करना है।
आपको इस भरोसे में नहीं रहना कि वो बैंक वाला करेगा, लेकिन वो तो आपके पैसे उड़ाने वाला है। तो उस एटीएम को छोड़ने से पहले जहां पर आपका कार्ड फंस गया है या उस मशीन में फंस गया है, आपको अपना कार्ड तुरंत से ब्लॉक करना है। याद आया तो मैंने बता दिया है। 15 नंबर का जो स्कैम है वो है होटल बुकिंग स्कैम। ये स्कैम जो है वो हम खुद फंसते हैं इसके अंदर, सामने वाला नहीं फंसाता है हमको, इसमें जो हम खुद फंस जाते हैं। लेकिन कई बार सामने वाला भी फंसा सकता है, तो मैं आपको दोनों सिनेरियो समझाता हूँ। पहला सिनेरियो क्या है, मैंने अभी कोई वीडियो देख रहा था, उसमें उसी ने बताया कि मेरे दोस्त के साथ में ऐसा हुआ। क्या होता है वो घूमने जा रहे होते हैं, तो एक दोस्त कहता है यार मैं बुकिंग करा लेता हूँ, जा तो रही है तो होटल की बुकिंग करा लेता हूँ। वो डालता है गूगल, हम क्या कर, सब लोग यही करते हैं, गूगल पर डाला जगह का नाम, वहाँ साहब फलाना दिल्ली, दिल्ली में होटल चाहिए अपने को, होटल की लिस्ट आई, वहाँ पर गए गूगल मैप में नंबर डाला, कॉल कर लिया, भाई साहब होटल बुक करना है। अब होटल था भैया बड़ा सारा 5 स्टार होटल था, समझ लो 5 स्टार, रेडिसन, हया, लीला, पीला, कोई भी नाम समझ लो आप, ठीक है, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। लेमन ट्री समझ लो, लेमन ट्री के साथ में तो एक्चुअल में ये केस हो रखे हैं, मुंबई में भी हो रखा है और बहुत जगह हो रखा है। तो वो उस पर कॉल करता है लेमन ट्री पे कि साहब मुझे जो है वो होटल चाहिए 5 दिन के लिए, ये वो। तो कहते हैं ठीक है जी, 5,000 रुपये का कमरा है, 5 दिन के लिए चाहिए, 50,000 रुपये का रूम है, अगर आप अभी बुक कराते हैं आपको 20% डिस्काउंट देंगे। बस बंदा लालच में, और 20% डिस्काउंट, कितने लोग जा रहे हो, 4 लोग जा रहे हो, तो ठीक है आपको ऐसे करके 20, 30, 50, मतलब कुछ तो डिस्काउंट बोल देते हैं कि भैया 50% तक डिस्काउंट ले लो, आप 25,000 रुपये अभी कमा दो। 25,000 बोलते हैं कि 25,000 आपका टोटल बनता है, आप 15,000 रुपये या 10,000 रुपये अभी करा दो और बाकी जब आप आओगे तब करवा देना। यहाँ पर जो केस था उसमें ये था कि उसने बोला कि आप क्रेडिट कार्ड डिटेल भेज दो, मैं जो है वो अपने सिस्टम में डाल के कर दूंगा और आपके पास ओटीपी आएगा। तो वो कहता है कि ठीक है 10,000 रुपये का ओटीपी आएगा आपके पास में, आप दे देना। तो वो कहता है ओटीपी दे दिया, कह रहा हाँ दे दिया, नहीं सर ओटीपी एक्सपायर हो गया। वो कहता है यार सर, थोड़ा वो जानबूझ के बोलता है सर थोड़ा जल्दी देना वरना क्या है ओटीपी एक्सपायर हो जाता है। तो वो फिर से ओटीपी भेजता है, वो फिर से उसको देता है, नहीं सर एक्सपायर हो गया। तीसरी बार करता है, नहीं सर। वो कहता है सर जल्दी दो, जल्दी, जितना आप लेट करोगे ना उतना यहाँ पर एक्सपायर हो जाता है। वो 3 बार करता है, 4 बार करता है, 5वीं बार जो देने वाला वो फटाफट परेशान हो जाता है। 4 बार उसने क्या किया कि हर बार चेक किया कि हाँ ओटीपी कितने रुपए का है, 10,000 रुपये का है या नहीं है, ओटीपी उसने देख के बताया। 5वीं बार क्या करता है स्कैमर, अभी तक क्या 4 बार उसने ओटीपी कभी डाला ही नहीं। जी हाँ, 4 बार में सामने वाले ने 10,000 रुपये का ओटीपी कभी डाला ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में बड़ी गेम थी। 5वीं बार वो 10,000 की जगह 1,00,000 कर देता है और सामने वाला कहता है सर इस बार बिल्कुल जल्दी देना, अगर आपने बिल्कुल भी लेट किया तो बुकिंग नहीं हो पाएगी और मैं आपसे बुकिंग लूंगा नहीं इसके बाद, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। सामने वाला कहता है फटाफट ले यार। 5वीं बार वो देता है ओटीपी बिना जीरो गिने, जहां पे वो 4 जीरो होते हैं वहां 5 जीरो करता है, ओटीपी दिया, टंग, 1,00,000 रुपए कट गए और आपका भी कट गया। तो होटल बुकिंग स्कैम इस तरह से होता है। एक बार मैं लेमन ट्री मुंबई में गया था, तो वहाँ पे एक बंदा आया हुआ था और वो बोल रहा था कि मैंने ना बुकिंग कराई है, आपने बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करी, ये है वो है। तो वो कहता है कहाँ से बुकिंग करी आपने, कह रहा ये लो मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ। तो वो उसी स्कैमर के साथ में बात कर रहा था और वो होटल पे जाके बात कर रहा था। तो होटल वाला कहता है सर आप जिससे भी बात कर रहे हो आप फोन रख दो, ये हमारा असली नंबर नहीं है, किसी ने हमारे होटल का गूगल मैप के ऊपर नंबर बदल दिया है और ये स्कैमर है। तो वो कहता है आपने कोई पैसे दिए उनको, तो कहता नहीं मैंने कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन मैंने सिर्फ बुकिंग करवा रखी है। वो कहता थैंक गॉड आप बच गए हो, आप उस पर मत करो। तो मैंने ये सुना मेरे कानों से, तब मेरे को लगा कि हाँ यार अच्छा ये भी होता है। अगला है 16 नंबर का स्कैम, मोबाइल नंबर सस्पेंडेड। आपको जो है वो एसएमएस आएगा या फोन आएगा, कि एसएमएस ही आता है मोस्टली, कि आपका जो है मोबाइल नंबर जो है वो सस्पेंड होने वाला है आधे घंटे के अंदर, आपने जो है वो केवाईसी नहीं करी है या फलाना ढिमकाना कुछ नहीं किया है, ये है वो है। उसके बाद में वो कोई आईवीआर पे नंबर जाता है, अपना नंबर जारी करने के लिए 1 दबाएं 2 दबाएं, तो वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में कॉल लग जाती है और वो कहते हैं कि आपका जो है नंबर सस्पेंड कर रहे हैं, आपका नंबर जो है वो अवैध गतिविधि में पाया गया है। अवैध गतिविधि का मतलब है कि आपके नंबर से कुछ ना कुछ हुआ है, या फिर आपके आधार से, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई और नंबर इशू किया गया। ये भी एक स्कैम हुआ है रियल यूट्यूबर के साथ, मैंने उसकी वीडियो देखी थी तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पास कॉल जाता है, उसको बोलते हैं कि आपका नाम ये है, आपके नंबर से ये वाला नंबर रजिस्टर हुआ है लखनऊ के अंदर या किसी और सिटी के अंदर जहाँ पे उसका जाना नहीं है, आना नहीं है। तो वो कहता है कि क्या आपने कभी अपना आधार कार्ड किसी होटल में दिया था, कभी एयरपोर्ट पे दिया था, कभी किसी को दिया था ट्रैवल एजेंसी के लिए, कह रहा किसी बुकिंग के लिए तो आपने कभी ना कभी दिया। हम तो दे देते हैं भैया, ले आधार कार्ड होटल बुकिंग में, होटल वालों को जाते चिपकाने, ले आधार कार्ड ले फटाफट। हमारा आधार कार्ड पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस जगह गया हुआ है, हमको खुद को नहीं पता होता, और वो दोबारा से जो है वो नंबर इशू करा लेते हैं। अगर आपको सेम चीज जाननी है, जामतारा सीजन 2 जाके देख लो, वहां पर बताया कि एक्चुअल में नंबर कैसे इशू होता है आपके आधार कार्ड के ऊपर। एक आधार कार्ड के ऊपर वो 2-3 नंबर इशू कर लेते हैं, खुद ही 2 रख लेते हैं और एक आपको दे देते हैं। तो कभी भी आप जाते हो ना, तो अंगूठा एक बार ही लगाना, उसके बाद दोबारा तिबारा मत लगा देना। तो उसके बाद वो बोलता है कि आपका नंबर जो है अवैध गतिविधि में पाया गया, आपका ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद वो बोलता है, फिर वो एक पुलिस वाला आता है, डिजिटल अरेस्ट वाला मामला होता है यहाँ पर, लेकिन इसको उस लेवल पे नहीं ले जाते। यहाँ पर सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि ठीक है हम कर देंगे रफा दफा, पैसे मांगते हैं आपसे फलाना ढिमकाना, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से आपसे जो है वो पैसे वसूल कर लेते हैं कि हम रफा दफा कर देते हैं, लाओ दे दो 5,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दो।
बचने का सिंपल सा उपाय है, आपको एसएमएस आता है, आप चेक करो कि एसएमएस कहाँ से आया है। 10 नंबर से आया है, मत देखो। कोई फलाना ऐसा नंबर है, कोई ऐसा आईडी लिखा आ रहा है कि जिसका अपने आपके टेलीकॉम, एयरटेल, जियो, वोडाफोन से कोई मतलब ही नहीं है, आप रहने दो। अगर आपका एसएमएस आता है, सीधा आप कॉल करो अपने 121199 जो भी आपका नंबर है कस्टमर केयर का अपने मोबाइल का, उसको फ़ोन करके पूछो कि या ऐसा हो रहा है, आप बोलो कि हाँ साहब ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसा भी आप बता दो, उसके बाद में आपको पता लगेगा नंबर हो रहा है नहीं हो रहा। और अगर आपका सस्पेंड हो रहा है, हो जाने दो, आप सीधा चले जाओ अपने एयरटेल के जियो के आउटलेट पे, बोलो साहब ये आया मैसेज, नंबर एक्सपायर हो रहा है, क्या करें, बस आप बच जाओगे। अगला जो स्कैम है वो बड़ा ही सीरियस टाइप का स्कैम है और बहुत ध्यान से आपको इसको जो समझना है। कभी भी आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो है वो किसी को देते हो स्वाइप करने के लिए, तो आपको बहुत ध्यान से रहना है। ये स्कैम मोस्टली जो है वो पेट्रोल पंप्स पे होता है या फिर ग्रोसरी स्टोर के ऊपर होता है, जो इतने बड़े बड़े जो है वो नहीं है, छोटे मोटे हैं। ये लोग जो है वो बहुत बड़ा स्कैम कर लेते हैं। जो ईडीसी मशीन होती है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले कहते हैं, स्कैम वाले स्वाइप करने वाली जो मशीन होती है, उसके अंदर ऐसा होता है कि जो है वो आपने दिया, और जो स्वाइप वाली मशीन होती है ना, एक तो होती है इंसर्ट करने वाली, एक होती है टैप करने वाली, मतलब एक ही मशीन में सब कुछ होता है, एक होती है स्वाइप करने वाली। स्वाइप का ज़माना बहुत पहले चला गया है, आज की तारीख में स्वाइप नहीं करता है कोई भी, क्योंकि हर एटीएम डेबिट कार्ड में चिप लगी होती है और 5 साल से ज़्यादा पुराना कोई भी ऐसा कार्ड किसी के पास नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, पहले जानबूझ के स्वाइप कर लेते हैं अपनी मशीन के अंदर। वो स्वाइप करा और स्वाइप करते ही आपका जो है वो 4 डिजिट, 4 नहीं मतलब क्रेडिट कार्ड का नंबर चला गया, एक्सपायरी डेट चली जाती है उसके अंदर। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि अगर कोई स्वाइप करता है, तुरंत गला पकड़ लो उसका कि तूने स्वाइप कैसे किया, तेरे को दिखता नहीं है कि इसमें चिप लगी हुई है, स्वाइप क्यों किया तूने। ठीक है, पेट्रोल पंप पे लोग बहुत ऐसा कर लेते हैं, पहले स्वाइप मार लेंगे, उसके बाद वो दूसरा उसमें डालेंगे इंसर्ट, और फिर वो आपको बोलेंगे लो पिन डाल दो, और पिन आप डाल दोगे, हाँ ठीक है ना, देख रहा है तो देखने दे। भैया कार्ड डिटेल ले ली उसने, एक्सपायरी ले ली, पिन है आपका उसके पास, अब वो दुनिया भर का जो है वो स्वाइप मार सकता है उसके, बिना कार्ड के भी मार सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ग्रोसरी स्टोर में इनको देते हुए तो आप देखो कि उसको बोल देना पहले ही कि ये ईडीसी वाला कार्ड है, ये सीधा चिप वाला जाएगा, स्वाइप नहीं करना है। और उसमें क्या होता है, स्वाइप में तो डिटेल आती है, लेकिन चिप वाले में क्या होता है कि वो पूरा स्वाइप नहीं होता, सिर्फ चिप के अंदर जो डिटेल होती है वो डायरेक्टली वहीं पे रीड होती है। साथ ही साथ ग्रोसरी वाले क्या करते हैं, छोटी दुकान वाले, उनके पास क्या होता है, उनके पास काउंटर लगा होता है। जैसे आपने मुझे कार्ड दिया तो वो नीचे मशीन लेंगे अपनी, पहले एक स्वाइप मार लेंगे वहीं से, फिर उठा के लाएंगे, फिर दोबारा आपके सामने मारेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि यहाँ से भी जो स्कैम होते हैं, नहीं एक्चुअल में होते हैं भैया, हुए हैं ऐसे स्कैम, ध्यान रखना। मेरे साथ में तो इसके बाद पता क्या होता है, वो खुद स्वाइप कर सकते हैं या फिर वो आपकी डिटेल बेच सकते हैं। जी हाँ, डार्क वेब के ऊपर जाकर वो आपके कार्ड की डिटेल बेच सकते हैं, और मेरे कार्ड की डिटेल भी किसी ने बेच दी थी, क्योंकि मैं भी दैट दमादम 2011 से जितने भी क्रेडिट कार्ड थे ना, जितने भी क्रेडिट कार्ड थे इंडिया के अंदर, मैंने सब यूज़ कर डाले थे। तो मेरा आईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड जो है वो की डिटेल लीक हो गई। लीक होने के बाद एक दिन मैं बैठा था ऐसे ही खट से, मैं मोस्टली क्या देखता नहीं हूँ ईमेल वगैरह कि हाँ कट गया कोई बात नहीं, तो उसका ईमेल आया कि भैया $450 आपके जेट प्रिविलेज के ऊपर जो है खर्च हो गए। मैं कहा तेरी ऐसी तैसी जेट प्रिविलेज, हम तो भैया आम लोग हैं, कोई प्रिविलेज हम लेते नहीं है, जेट प्रिविलेज कहाँ से आ गई। जाके देखा तो जेट प्रिविलेज कोई प्राइवेट जेट को हायर करने वाली सर्विस थी, जहां पर $450 लग गए थे। अब मैं क्या भैया, उस टाइम पे क्या होता था कि फॉरेन ट्रांजैक्शन बिना ओटीपी के हो जाते हैं, बिना पिन के, आजकल नहीं होते हैं, आजकल फिर भी वो मांग लेता है। मैं क्या भाई, ले $450 गए, हो गया नुकसान, कट गया। 70 या 75 रुपए का डॉलर था उस टाइम पे। मैंने क्या किया, तुरंत अपने आईसीआई बैंक को दर कॉल लगाया, कॉल लगा के बोला कि भैया अपन ने ये ट्रांजैक्शन नहीं किया, आज से पहले हमने कभी नाम नहीं सुना, आज से पहले कभी ट्रांजैक्शन भी नहीं किया, और ये यूएस की सर्विस है, इंडिया में हम रहते हैं, यूएस वालों ने वीज़ा भी नहीं दिया आज तक कभी, ना हम कभी गए, ना हम ये फ्रॉड, सब कुछ बोल दिया मैंने। उन्होंने कहा ठीक है साहब, हमको डॉक्यूमेंट भेजना है, ये फॉर्म साइन करके दे दो, सब कुछ करके दे दो। एक हफ्ता लगा मेरे को $450 पूरे के पूरे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के बाद, जितने कटे थे वो मिल गए, प्लस टैक्स पे काटे थे, सब कुछ मिल गया वापस। लेकिन मैंने रिपोर्ट कर दिया टाइम से, मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया, नया कार्ड भेज दिया, ये सब हो गया। तो क्रेडिट कार्ड के अंदर यहाँ पर एक बात हो रहा है, आजकल क्या है कि क्रेडिट कार्ड के कंट्रोल आते हैं डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में, तो आप उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन सारे के सारे जो है ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपका कार्ड का यूज़ नहीं है कभी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर, तो आप उसको हमेशा से बंद रखो, टैप टू पे उसको जो है हमेशा से ऑफ रखो, मैं हमेशा ऑफ रखता हूँ, आप भी रखो। हर कार्ड की एप्लीकेशन आती है, उसमें जाके आप सबको ऑफ कर दो। जब भी आपको ज़रूरत है आप सिर्फ उतना ही ट्रांजैक्शन ऑन करो और बाद में उसको ऑफ कर दो। यही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को सेफ रखने की जो है समझदारी है, क्योंकि आपका डेटा कहीं ना कहीं से चोरी हो ही जाएगा, आप कितना भी उसको जो है वो सेफ रखो। सेफ रखने का तरीका है, कार्ड कंट्रोल में यहाँ पर उसको जो है वो डिसेबल रखो, और अपने कार्ड की जो लिमिट है, मैक्सिमम जो डेली वाली लिमिट है, अगर आपको बढ़ानी है, जिस दिन यूज़ करना उस दिन बढ़ा लो, वरना उसको $1000 $2000 ही रखो, इससे ज़्यादा कभी करो ही मत। यही आपको जो है वो सेफ यहाँ पे रखता है। यूपीआई के अंदर जो है बहुत तरीके के फ्रॉड होते हैं।
आपने जो है वो सुने ही होंगे। इसके अंदर क्या होता है कि स्कैमर आपको जो है वो एक मैसेज भेजता है, अपने 10 नंबर, किसी भी 10 नंबर से भेज देगा और बोलेगा कि सर एक क्रेडिट का मैसेज आता है आपके पास कि योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड 1000 रुपीज़, 1000 रुपये आपके आ गए। तो उसके बाद आपको एक कॉल आता है कि बोलेगा अरे सर आपके जो है वो गलती से जो है वो आपके अकाउंट में चले गए, नंबर जो है मैं डाल रहा था, किसी को पेमेंट कर रहा था, गलती से एक नंबर इधर उधर हो गया, पेमेंट जो है आपको चला गया। आप बोलते हो कि हाँ यार ठीक है, मैसेज तो आया, गलती से आया होगा। आप कहते हो और वो थोड़ा अर्जेंट क्लियर करता है कि सर मैं मेडिकल की दुकान पे हूँ, मेडिकल वाले को पैसे देने, मेरा ये बीमार है वो मेरा, प्लीज़ आप तुरंत से जल्दी से जो 1000 रुपये कर दो। आप थोड़े भावुक हो, मेरी तरह देंगे हाँ ठीक है चल यार ले ले, टक 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 1000 रुपये काट गया। फिर आप कहते हो भैया पैसे तो आए नहीं, कट कहाँ से गए? फिर आप देखते हो कटने का मैसेज तो यहाँ से आया है, आने का मैसेज कहीं और से आया था। तब आपको पता लगता है कि भैया कट गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पैसे आए हैं, अच्छा ठीक है साहब, ओके हाँ अभी करो। अब उसको बोल दो कि बिल्कुल तुरंत अभी कभी करो, बस रुक तो सही, होल्ड तो कर। अब पहले जो एसएमएस आया वो चेक करो कि भैया वो क्या आपके रेगुलर बैंक से आता है वैसा ही है। उसके बाद में जो बैंक अकाउंट नंबर लिखा है क्या वो आपके डिजिट से मैच करता भी है, क्योंकि उनको पता तो होता नहीं कि आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, वो कुछ भी नंबर डाल के आपको चिपका देते हैं। तो वहीं आपको समझ जाना चाहिए कि भैया ये फ्रॉड है। फिर उसके बाद भी आपको तसल्ली करनी ही पड़ेगी, अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करो, लॉगिन करके चेक करो कि भैया कितना बैलेंस है। नहीं लॉगिन करना आता, नहीं समझ में आता तो भैया करना ही पड़ेगा, आपको कुछ नहीं कर सकते। मेरे को नहीं, मतलब मेरी वाइफ को ऐसे एक दिन मेरी वाइफ साइलेंट पे रहता है हमेशा। तो वो कह रही सुबह से पता नहीं कौन बैंगलोर से फोन करे जा रहा है, ये वो इतने मैसेज आ चुके हैं, वो कह रहा है कि उसने जो है वो गलती से 99 रुपीज़ डाल दिया आपके अकाउंट में, ये वो। तो मैं कहा आया कहीं मैसेज आया? वो कह रही बैंक का। कह रही हाँ बैंक का मैसेज आया है। तो मैंने बैंक का मैसेज देखा, बिल्कुल ऐसे बैंक का मैसेज था। मैंने फिर लॉगिन करके चेक किया उसके अकाउंट के अंदर कि हाँ आया है। तो मैंने देखा हाँ जो मैसेज कर रहा है उसी के नंबर से आया हुआ है। तो वो एक जेन्युइन केस था। तो मैंने उसको मैसेज कर दिया, मैंने कॉल करके ही बोला कि हमने आपको भेज दिया, आप चेक कर लो। कहता हाँ सर मिल गए, थैंक यू वेरी मच। वो स्टूडेंट था, कह रहा सर, उसने भी ये बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी गलती से चला गया, आप मुझे वापस, उसके 99 रुपीज़ सिर्फ। मैंने कर दिया उसको वापस, फ़ोन करके पूछा, कहता ठीक है जी मिल गया। क्योंकि हमारा नंबर, हमने जो नंबर ले रखे हैं वो बैंगलोर के नंबर हैं, तो कई बार क्या होता है वो इधर उधर हो जाते हैं। बैंगलोर तो छोड़ दे, लेकिन नंबर आज भी चल रहे हैं, 14 साल हो गए। तो ये कहानी है कि एक मिनट लाइट चेक कर लो। तो ऐसे होता है कि जेन्युइन केस अगर है तो आप समझ जाओ कि हाँ साहब जेन्युइन है, और हम जो है वो उसको कर देते हैं। लेकिन आपको वेरीफाई खुद से करना पड़ेगा कि पैसे आए भी हैं या नहीं आए हैं, सामने वाला सिर्फ जो काटने के लिए बैठा है। तो आप समझ लो कि भैया पैसे नहीं आए हैं और हम पैसा आपको जो है वो नहीं दे सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन के मैसेज आते हैं कि आपका नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन जो है वो रिन्यू खत्म होने वाला, रिन्यू कर लो आप फटाफट से, आप जो है वो ऑटो पे लगा लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसे करके जो है वो आता है। और आप जो कहते हो हाँ भैया ठीक है फटाफट से कर लेते हैं, और आपका कट जाता है 650 रुपये आपके, या 200 रुपये जैसे भी आप करते हो कट जाते हैं कई बार। और फिर क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन असली होता है, वहाँ पे आप पेमेंट भी बिल्कुल असली करते हो, लेकिन वो आपका अकाउंट नहीं होता, आपके पैसे से कोई और नेटफ्लिक्स देख रहा होता है। तो आप खुद से चेक करो कि भैया जैसे मेरा सब्सक्रिप्शन 15 तारीख को कटता है, मुझे पता है कि हाँ साहब मेरे अमेजोन वाले ICICI बैंक कार्ड से कटता है, तो वहीं से कटेगा। तुम क्यों बोल रहे हो, तुम कौन खामखा है। तीसरा स्कैम जो होता है UPI कैशबैक से होता है। इसमें आता है कि भैया साहब आपको जो है वो कैशबैक मिल रहा है, ये वाला लिंक लो, फटाफट से आप पेमेंट करोगे और आपको जो है कैशबैक यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन UPI के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग का एक ही नियम है कि पैसा लेने के लिए कभी भी आपको UPI का पिन नहीं डालना है। रिवॉर्ड्स के लिए, वेरीफाई करने के लिए, अपना थोड़ा वेरीफाई करने के लिए, बैंक वेरीफाई करने के लिए, अपना UPI ID वेरीफाई करने के लिए पिन नंबर नहीं डालना है। पिन नंबर सिर्फ पेमेंट करने के लिए ही बनाया गया है। UPI का पिन सिर्फ पेमेंट करने के लिए है, और घंटा ही कोई काम नहीं आता उसका, कोई काम नहीं UPI पिन का। आप करके ही बता देना मुझे कि हाँ साहब UPI पिन से ये भी कर सकते हैं हम पेमेंट के अलावा, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। 19 नंबर पे आता है ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग स्कैम। मुझे आज तक सैकड़ों हजारों ईमेल आए हैं बैटिंग वालों के कि साहब शर्मा जी बैटिंग कर लो, MPL वालों की कर लो, ड्रीम 11 की कर लो, इसकी कर लो, उसकी कर लो, शाहरुख खान वाले की कर लो, सौरभ गांगुली वाले कर लो, इसकी कर लो, उसकी कर लो, धोनी वाले की कर लो। हमने आज तक कोई बैटिंग स्कैम या ऑनलाइन गेमिंग वाले की एड, स्पॉन्सरशिप, कोलैबोरेशन कभी भी मेरे चैनल पे आपने नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत लोगों के देखा होगा। 1x बेट फलाना ढिमकाना, ये लोग करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए भी दे सकते हैं। मैं ले भी सकता हूं लेकिन नहीं लिए, क्योंकि पता है कि भैया दिल को पता है कि ये चीज गलत है। क्यों गलत है बताता हूं आपको। आपने ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, आपने 100 रुपए लगा दिए, 10 रुपए लगा दिए, चलो 10 रुपए लगा दिए, आप जीत गए, 100 रुपए बन गए आपके। आपको लगता है कि यार 10 के 100 बन गए, अब मैं लगाऊंगा इसमें 1000 रुपए। आप 1000 रुपए लगाते हो, 1000 के वो 2000, 5000 बना दो। आप कहते हो कि भैया मैं तो रातों रात अमीर, मैं लगाऊंगा यहाँ पे 1 लाख रुपए। जब आपने लगाया 1 लाख रुपए और आपका क्या हो गया पता लग गया, क्योंकि गेम का कंट्रोल उनके हाथ में होता है और आप कभी जीत नहीं सकते हो। अब आप बोलोगे यहां पर कि साहब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन जीतते हैं, ये होता है, मान लेता हूं जीतते हैं, लेकिन वो सब उस कंपनी के ही चट्टे बट्टे होते हैं।
जानबूझ के उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, जंगली रम्मी वालों की, फलाना की, ढिमकाना की। वो जानबूझ के अपने लोगों की वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं कि हाँ साहब ये जीत सकते हो, तुम क्यों नहीं जीत सकते, तुम इसलिए नहीं जीत सकते क्योंकि तुम्हारा ही तो काटना है। ठीक है, बात बुरी लगने वाली नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि जब उनको पता लगता है ना कि हाँ साहब अब बड़ा पैसा आ गया, अब इसका काटने का टाइम आ गया, पहले वो आपको क्या कहते हैं जिताएंगे, जानबूझ के जिताएंगे कि हाँ आपको कॉन्फिडेंस तो बने कि साहब मैं तो जीत ही सकता हूँ, आज तो मैं करोड़पति बन के ही सोऊंगा। बस वहीं कहानी खत्म। 20 नंबर का आखिरी स्कैम आज को बताता हूं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कैम हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इन वीडियोस पे जो है अच्छे लाइक्स और व्यूज आते हैं, तो मैं और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं स्कैम के ऊपर। तो आप ना प्यार बनाए रखिए। इसमें आपको जो है एक मैसेज आता है कि आपका जो है वो बैंक अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि आपने जो है वो केवाईसी आपका वेरिफिकेशन, मतलब केवाईसी तो बाद की बात है, आपका बैंक अकाउंट सस्पेंड किया जा रहा है। आपको 2-3 मैसेज आ जाएंगे, उसमें एक लिंक भी दिया जाएगा नीचे कि इस वेबसाइट पे जाकर वो सेम टू सेम जो लिंक होगा ना, वो सेम टू सेम आपके बैंक की ऑनलाइन जैसा ही दिखता होगा। जैसे ऑनलाइन SBI.com, आजकल तो ऑनलाइन मतलब स्टेट बैंक ने ऑनलाइन SBI.SBI करके ऑफिशियल वेबसाइट चेंज कर दी है। पहले उनकी co.in थी या कुछ ऐसी थी, अभी उन्होंने चेंज कर दी क्योंकि स्कैम हो रहे थे। तो सेम टू सेम ऐसा मैसेज आता है कि आपका स्टेट बैंक का अकाउंट जो सस्पेंड किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। अगर आपको रिन्यू करना है, केवाईसी वेरी कर दो ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करके। उसके बाद में आपको कॉल भी आता है, आप मैसेज 2-3 बार आता है आपको, आप जवाब देते हो तो उसको लगता है कि यार इसको डराना पड़ेगा, तो कॉल करके बोलता है कि हाँ सर मैं आपके बैंक से ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट जो है वो हैक होने वाला है। ये भी एक रियल स्टोरी है, यूट्यूबर की है, उसने पूरा कॉल रिकॉर्ड करके सुनाया है, मैंने सुना है, मजा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो यूट्यूबर को पता था कि ये सब फेक है, उसने कहा चल मजे लेते हैं, उसने अपना कंटेंट बनाया, मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो फिर क्या होता है, बात करता है मैं आपके ब्रांच से बोल रहा हूँ। वो कहता है आप मेरी ब्रांच से बोल रहे हो, यहाँ वाली? हाँ हाँ सर मैं आपकी यही वाली ब्रांच से बोल रहा हूँ। वो नाम नहीं बताता कौन सी ब्रांच है, ये वो सिर्फ वो अपना नाम बनाता है कि मैं फलाना ढिमकाना बोल रहा हूँ, मैं आपकी ब्रांच से बोल रहा हूँ। और स्टेट बैंक तो उसको पता ही होगा, उसने स्टेट बैंक से पता है, लेकिन उसको ये पता होता है कि सामने वाले का स्टेट बैंक का अकाउंट है। ये कैसे पता होता है, वो ढूंढ लेता है कहीं से। इसके बाद बातचीत होती है कि आपको जो लिंक दिया है उस पर आप क्लिक कीजिए। वो क्लिक करता है, जो लिंक होता है ना वो होता है ऑनलाइन SBBI.com। आज की तारीख में लिंक काम नहीं करता क्योंकि ये स्कैम में बंद हो गया, मतलब ये लिंक बंद कर दिया उन्होंने स्कैमर ने, लेकिन ये ऐसा होता है, ऐसा ही लिंक होता है सेम टू सेम। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार, बहुत पहले बताऊंगा मैं कैसे। तो उस लिंक पे क्लिक करता है, सेम टू सेम जैसे आज की तारीख में ऑनलाइन SBI.FJ ऑफिशियल वेबसाइट दिखती है स्टेट बैंक की, वैसे ही दिखती है। आप उसमें यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, कैप्चा भरते हो, उसके बाद क्लिक करते हो तो बोलता है कि आपका जो है वो OTP एक्सपायर हो गया, आप इसको जो रीसेट कर लो। OTP नहीं, मतलब पासवर्ड एक्सपायर हो गया तो आप उसको रीसेट कर लो। और वो रीसेट करता है तो वहां पे एक OTP जाता है, लेकिन रीसेट बोलने से पहले एक बार OTP आता है। और सेम टू सेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी OTP आता है। आप बिना OTP के उनकी इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर ही नहीं सकते हो। तो आपने लॉगिन किया, OTP डाला और आपको बोलता है फिर कि आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो गया, आप उसको जो है वो चेंज कर लो। तो वहां पे आप डाल देते हो कुछ भी। जब पहली बार बंदे ने डाला तो उसने गलत ही पासवर्ड डाला था, गलत ही ईमेल आईडी डाला था, मतलब यूजर ने पासवर्ड गलत डाला था जो था ही नहीं। उसके बाद भी उसको जो है वो OTP आता है। क्यों? क्योंकि उनके पास नंबर है तो वो जानबूझ के उसी नंबर पे OTP भेज देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं उसको जो रीसेट कर लो, तो वो रीसेट करने जाता है। उसके बाद भी वो कहते हैं फिर से OTP डालो, वो फिर से OTP डालता नहीं है, वो उससे बहस करने लग जाता है। लेकिन अगर कोई जानकार नहीं होता तो वहां फिर से OTP डाल देता। यहाँ पर क्या होता है, जो आदमी को पता नहीं है इसके बारे में, वो अपना असली यूजर नेम डालेगा, असली पासवर्ड डालेगा और उसको बैंक से असली OTP आएगा। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही आपने डाला तो वो लोग सेम टू सेम वहां पे टाइप करते हैं असली वेबसाइट के ऊपर और वहां से OTP जनरेट होकर आपके पास आ जाता है। क्योंकि जब वो आपसे कॉल पे जुड़ा हुआ है ना, तो वो आपको जानबूझ के बोलेगा हाँ मैं आपके साथ में, आप करो ये करो वो करो, तो वहां भी वो करता रहता है। तो जैसे ही वो OTP डालता है, आपने उसमें OTP डाला उनकी वेबसाइट पे और उसको OTP पता चल जाता है और वो आपकी असली वेबसाइट पे OTP डाल के लॉगिन कर लेता है। और आपको बैंक से मैसेज आता है कि आपने लॉगिन भी करके देख लिया है, असली वाले बैंक से आता है। और उसके बाद में आपको रीसेट करने के लिए बोलता है, कुछ भी करने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर लॉगिन और OTP ये तीनों चीज उसके पास चली जाती है। तो आपको कभी भी कोई भी लिंक आता है ना 10 नंबर से, यहाँ पे क्या होता है, ये फेक SMS वाली आईडी बना देते हैं। SMS की आईडीज बहुत तरह की होती हैं। जैसे अगर मैं मेरे वाले में खोल के देखूं तो अलग अलग तरह की होती है, जैसे CP, BSA लिमिटेड, VM, HDFC बैंक, BN, BNTPL, मतलब जो 4-5 डिजिट के नहीं होते, उस तरह का जो है वो ये कुछ ना कुछ ले लेते हैं। हालांकि वो सेम टू सेम आपके बैंक जैसा नहीं होता, वो कुछ अलग सा ले लेते हैं, AX-STIT पता नहीं कुछ भी। तो वैसा वो डोमेन टाइप जो SMS में दिखता है ना, SMS के ऊपर, वो खरीद लेते हैं और वहां से आपको SMS भेज के ये तरह के स्कैम जो है वो करते हैं। बचना कैसे है, लिंक पे क्लिक नहीं करना है। वो कह रहा है अकाउंट एक्सपायर हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि हाँ सब एक्सपायर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बैंक में जाके बात कर लो। अगर कोई बैंक की बात करता है ना, सीधा लंगोट उठाओ और पहुंच जाओ बैंक के अंदर। भैया कैसे हो रहा है एक्सपायर, सीधा जाके बैंक को बोलो कि भैया कैसे हो रहा है। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे को सच में बैंक वाले मेल कर रहे थे, मेरे और भी बहुत सारे अकाउंट थे पुराने जो मैंने बंद नहीं कराए थे,
2006-7 में खुला रखे थे और मैंने उनको यूज़ करना छोड़ दिया था। आरबीआई का कोई रूल चेंज हुआ और उन्होंने मतलब मेरी बेटी का वर्चस्वी का भी अकाउंट था जिसमें हमने एफडी करा के छोड़ रखी थी, कभी यूज़ ही नहीं किया। वो वाला अकाउंट के लिए वो महज करते थे। मुझे अकाउंट नंबर याद ही नहीं था, मैं क्या पता नहीं किसके लिए करते। मैं मेल वालों बैंक वालों को मेल लिख दिया, मैंने कहा ये देखो फ्रॉड ही मेल आ रहा है। वो कहते हैं सर फ्रॉड नहीं है, ये असली है। आपका बैंक अकाउंट आपकी बेटी के नाम का जो है उसको बंद कर दिया हमने, आपने रिप्लाई नहीं किया टाइम पे। मैं बहुत तरी उसमें बच्ची की एफडी थी, वो उन्होंने कर दिया। फिर मैंने ढूंढा कहाँ है एफडी, 4-5 कॉल मारे, ढूंढा, फिर डीडी मंगवाया, फिर नया अकाउंट खुला, फिर डाला। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि असली में वो बैंक वाले कॉल कर रहे थे और मैंने बताया ना आपको, मैंने एक नंबर रखा है जिससे फालतू के कॉल आते, मैं उठाता ही नहीं कॉल। हजारों कॉल आते हैं उसमें एक ही नहीं उठाता। जब तक नंबर सेव नहीं मैं उठाता नहीं। मैंने साइलेंस अननोन कॉल कर रखा है तो वो घंटी भी बजती नहीं है, सिर्फ नंबर की बजती है जिसका नंबर सेव्ड है। तो इस तरह से बहुत सारे स्कैम होते हैं, तो इन स्कैम से जो है वो आप बच के रहो, यही जो है वो आपके लिए मेरी सलाह है। और 1 मिनट शर्मा जी के नाम ज़रूर से आप इसको ध्यान में रखना, और मैं जो है वो 500 मिनट आपके लिए करता रहूँगा काम, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।